गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। बात बहुत छोटी है मगर महिलाओं की दृष्टि से बहुत काम की थी। मैंने बंगलोर में यह बात समझी थी। वहाँ कुछ सब्जी वाली महिलाएं मुझसे मिलने आईं। उन्होंने कहा कि हम खेतों में सब्जी उगाते हैं और वह सब्जियां भर भर कर हम बाजार में ले जाते हैं। हमारी बड़ी बड़ी टोकरियां रहती हैं। हम जब बस में चढ़ते हैं, टोकरी बस की छत के ऊपर रखनी पड़ती है और उसे चढ़ाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। जो पुरुष उसे चढ़ाने वाला होता है, मैं यहाँ वर्णन नहीं करना चाहती। मैडम जैसा बोली कि टोकरी चढ़ाते समय चाहे जैसा व्यवहार होता हो, तो मैंने कहा कि फिर आप चाहती क्या हैं? वे बोली, हमने सुना है कि यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं। आप कुछ करने और सोचने वाले हैं। आप ऐसी बस क्यों नहीं बनाते हो? हमें बैठने की जगह नहीं चाहिए। हमें ऐसी बस बनाकर दो कि बस के अंदर ऐसे स्टैंड हो जिन पर हम अपनी टोकरी रखें और हम खड़े खड़े जाएं। यह एक सोचने लायक बात उन महिलाओं ने बताई। मैं जो कह रही हूँ कि महिला मित्र तकनीकी की बात करो, यह मैं अनुभव से कह रही हूँ। केवल 200 करोड़ रुपये देकर कोई कुछ पहल कर रहा है, उसको पुरस्कार दो, उसे खरीदो। यह न हो, हमें इस पर कुछ प्रयास करना चाहिए। मुझे यही कहना है। प्रश्न यह है कि भारत के लोग कब तक इंतजार करेंगे या कब तक ये लोग इस इंतजार को वहन कर सकते हैं? संपन्न लोग तो एक बार कर भी लें, लेकिन ये भूखी प्यासी गरीब जनता कब तक इंतजार करें? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्यों करें? जिसने हमें आपको अपना प्रतिनिधि बनाया और हमसे अपेक्षा की कि हम उसे सुरक्षा, भोजन, समान अवसर और रोजगार मुहैया कराएंगे और अपने संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, वह क्यों अपनी तरक्की के लिए इंतजार करे? यह बजट पेश होने के बाद जब मैं हरियाणा दौरे पर गया तो एक बुजुर्ग से इस बजट के बारे में राय पूछी तो उन्होंने छलकते आंसुओं के साथ एक शेर में सारे बजट की दास्तां बयां कर दी। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। इस सदन के सदस्यों की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। जैसा कि संविधान की मूल भावना है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी विचारधाराओं और तौर तरीकों में चाहे जितना भी अंतर क्यों ना हो, हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और हमें एक समेकित लक्ष्य को लेकर चलना है और वो है जनता का विकास। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भाई साहब द्वारा सदन में अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक 1999 बिल का
पुरजोर समर्थन करता हूँ। यह अत्यंत खेद का विषय है कि स्वाधीनता के लगभग 63 वर्षों के बाद भी हमने राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय जल नीति तो कहने के लिए बना ली, जल को राष्ट्रीय संपत्ति भी कहने को मानने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सारे राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें हम राष्ट्रीय जल प्राधिकरण का निर्माण नहीं कर पाए। इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। जल परमपिता परमात्मा की देन है और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी जल के बारे में बहुत कहा गया है। जल ही ईश्वर है, जल ही जीवन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। उर्दू में आबरू शब्द आता है। आब के मायने चमक और आब से जल बना तो संसार की सब भाषाओं के अंदर, सब देशों के अंदर जल को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। ईश्वरीय प्रदत्त जो हमारे पास यह तत्व जल है, उस जल का उपयोग हम मानव मात्र के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए नहीं कर सके। इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वेको साहब द्वारा जिस भावना से यह बिल प्रस्तुत किया गया है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो नदी एक राज्य में नहीं बल्कि एक से अधिक राज्यों में बहकर जाती है, उस नदी के पानी को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाना चाहिए और उसका नियंत्रण केंद्रीय सरकार के अधीन चाहिए, ताकि उस जल का समुचित उपयोग हो सके। खेद है कि आज़ादी के बाद हम राष्ट्रीय और भावात्मक एकता की बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ पर हजारों पक्षी रहते थे। एक नादान व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था और उसके हाथ में मिट्टी के तेल का पीपा था। उसके मन में भावना पैदा हुई कि इस पेड़ को जला देना चाहिए। उसने पेड़ पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, आग लगा दी और देखते ही देखते पेड़ धू धू कर जलने लगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसे स्वीकार किया जाए। इसमें की गई व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुले और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। गाँवों के आदमियों को गाँवों में ही चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उन्हें चिकित्सा कराने के लिए शहरों में न आना पड़े, क्योंकि यहाँ रहने की समस्या, पीने के पानी की समस्या, महंगी दवाओं की समस्या, जिसके कारण गांवों के लोगों को शहरों में लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और फिर भी इलाज नहीं होता और उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ता है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि क्योर करने से अच्छा है कि प्रिवेंशन किया जाए, इलाज कराने से अच्छा है कि ध्यान रखा जाए ताकि बीमारी हो ही नहीं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस दिशा में
कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। स्टॉप।